नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले रुख करते हैं हेडलाइंस का। पुलवामा हमले पर सत्यपाल मलिक के खुलासों से गरमाई सियासत। जम्मू में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, सरकार से की घटना के श्वेत पत्र की मांग। महाराष्ट्र में फूटेगा नया सियासी बॉम्ब। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले का दावा, 15 दिनों के अंदर दिल्ली और महाराष्ट्र में आएंगे 2 सियासी भूकंप। फ्री बिजली सब्सिडी को लेकर बिजली कंपनियों का होगा कैग से ऑडिट। एलजी ने दिया आदेश। केजरीवाल सरकार ने सक्सेना पर लगाए झूठा श्रेय लेने का आरोप। असम आईवाईसी के अध्यक्ष अंकिता दत्ता ने लगाए मानसिक उत्पीड़न के आरोप। राहुल प्रियंका को भी घेरा। यूथ कांग्रेस चीफ ने भेजा मानहानि का नोटिस। भारत बना दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश। चीन को छोड़ा पीछे, संयुक्त राष्ट्र ने जारी किए आंकड़े। आज की पहली खबर में बात करेंगे पुलवामा हमले की घटना पर सत्यपाल मलिक के खुलासों की। पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों पर हमले की घटना को लेकर हाल में सत्यपाल मलिक ने जो खुलासे किए थे, उन खुलासों के बाद कांग्रेस अब मैदान में उतर गई है। पार्टी ने सत्यपाल मलिक द्वारा किए गए दावों के जवाब में पुलवामा आतंकी हमले पर श्वेत पत्र मांगा है। साथ ही मलिक के खुलासों की उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की भी मांग की है। साथ ही इस मामले में जम्मू कांग्रेस ने जय भारत सत्याग्रह के तहत बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया है। डॉक्टर साहब, क्या कुछ है ये पूरा मामला? सत्यपाल मलिक ने जो खुलासे किए हैं, क्यों अब कांग्रेस पुलवामा हमले पर श्वेत पत्र सरकार से मांग रही है? देखिए, कोई खुलासा नहीं है सत्यपाल मलिक का, वो झूठ बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जॉर्ज सोरोस का पैसा आ गया है। एक तो जब वो गवर्नर थे तब ये घटना घटी, इतने साल के बाद ये सारी कहानी कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें किसी ढाबे से फोन किया, ये क्या चल रहा है? ये पंचायत में बैठ कर के सतपाल मलिक गांव के लोगों को बहकाने वाली जो बात करते रहते हैं, वो उस तरह की चीजें हो रही है। इस घटना का इंटरनेशनल रेमिफिकेशन है और इस तरह के लोगों को हिंदुस्तान की सरकार और खास करके प्रधानमंत्री मोदी ने इसे गवर्नर बना करके रखा। इसका मतलब है इस तरह के और भी बहुत सारे सपोले होंगे। आपने ये लायर वायर प्रोपेगेंडा वीडियो बनाने वाले लोगों के साथ खड़े होकर के आप ये कहानी बता रहे हो। हवाई जहाज से ले जाया गया होता, बंद कर दो सब कुछ। फिर जिस इलाके में हिंदुस्तान की सेना फ्रीली मूव नहीं कर सकती अपने मन से, तो उस इलाके के ऊपर हम अपना आधिपत्य कैसे स्थापित कर सकते हैं? ये मूर्खों जैसी बातें ये सतपाल मलिक को इसलिए याद आ रही है क्योंकि ये थक हार गया। ये व्यक्ति ओवर एम्बिशियस है, लेकिन इसके पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा। ये कभी किसान नेता बन जाता है, कभी समाजवादी बन जाता है, कभी पता नहीं क्या क्या बन जाता है। लोग नाम तक नहीं जानते और दिमाग इसका ऐसा खराब हुआ है कि जैसे उसको प्रधानमंत्री बनना है। इस तरह के लोगों की वजह से ही राजनीतिज्ञों के ऊपर लोग घृणा करते हैं। ये अपने पद मंत्री भी बना दिया गया होता, चुपचाप होते। जब तक ये गवर्नर रहे तब तक मुंह से इनकी आवाज नहीं है, हटा दिया गया तो इनको जो है बड़ी दिक्कतें होने लग गई। तो आपने क्या किया? आईएसआई पाकिस्तान की भाषा आप बोलने लग गए। व्हाइट पेपर पुलवामा के ऊपर नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी डन एंड डस्टेड मैटर है। क्योंकि ऑलरेडी फवाद चौधरी, इमरान खान के कैबिनेट का मिनिस्टर, ये कबूल कर चुका है कि इमरान खान सरकार की सबसे बड़ी सफलता पुलवामा है। पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित था। तो कांग्रेस पार्टी को तो डूबते को तिनके का सहारा, आ गए वापस वही पुलवामा का सबूत मांगने के लिए। तो कांग्रेस पार्टी तो गर्त में जा ही रही है।
सतपाल मलिक को बाकायदा इसके ऊपर चार्जेस लगा करके इनसे एनआईए के द्वारा पूछताछ करना चाहिए। इनका जो है नार्को एनालिसिस होना चाहिए, ताकि ये बता सके कि ये किसके कहने पे पाकिस्तान, चीन, टुकड़े टुकड़े गैंग, नक्सली, खालिस्तानी, किसके दलाल बनकर ये इस तरह के सवाल उठा रहे हैं। जी बिल्कुल, सत्यपाल मलिक के दावों के बाद कांग्रेस को फिर एक नया मुद्दा मिल गया है, जिसके तहत फिर एक बार पार्टी ने बीजेपी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। वहीं अजीत पवार के अगले कदम की अटकलों ने महाराष्ट्र के राजनीतिक हल्के में कयासबाजी का दौर जारी रखा। जबकि अजीत पवार ने भाजपा में शामिल होने से खुद इनकार किया, लेकिन फिर भी एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने ऐसा दावा किया है जिससे सियासी हलचल तेज हो गई है। सुले का दावा है कि अगले 15 दिनों में 2 राजनीतिक भूकंप, एक नई दिल्ली में और दूसरा महाराष्ट्र में आएंगे। उन्होंने विस्तार से कुछ नहीं बताया। हालांकि माना जा रहा है कि सुप्रिया सुले की टिप्पणी संभवतः शिवसेना मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले और राज्य सरकार के लिए इसके प्रभाव के संबंध में हो सकती है। डॉक्टर साहब, अजीत पवार ने तो जो अटकलें लगाई जा रही थी बीजेपी में शामिल होने की, उन पर विराम लगा दिया। अब सुप्रिया सुले ने जो दावा किया है उसके क्या सियासी मायने हैं? देखिए, कोई सियासी मायने नहीं है। कहावत है, जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। चूंकि एनसीपी के अंदर इन खबरों की वजह से एक सवाल एनसीपी के एग्जिस्टेंस के ऊपर उठता चला जा रहा है, इसलिए उन्होंने चीजों को टालने के लिए कैपिटल टीवी ने सबसे पहले जब यह खबर आई थी तो शुरुआती दौर से ही हम लोग इस बात को कह रहे थे कि यह खबर प्लांटेड है, एनसीपी के द्वारा प्लांट किया गया, ताकि वो दिल्ली की राजनीति, कांग्रेस पार्टी को, उनके नट बोल्ट को टाइट कर सके। और हुआ वही जो शरद पवार चाह रहे थे। अब सारे लोग, आप ये समझिए कि अजीत पवार या एनसीपी के लीडर अगर बीजेपी के साथ आएंगे तो बीजेपी में ही विद्रोह हो जाएगा। बीजेपी में विद्रोह होगा तो होगा, ये एकनाथ शिंदे फिर नहीं रहेंगे। तो ये इस तरह की पॉलिटिकल हायरार्की, ये बच्चों का खेल थोड़ी है। ये खबर चलाने के लिए, बाकी चीजों को दबाने के लिए जो नुकसान पहुंचा एनसीपी को और यूपीए को, महागठबंधन, वो जो अघाड़ी है उसके यूनिटी के ऊपर जो सवाल उठा है, उसको लटकाने भटकाने के लिए आपने कह दिया भूकंप होंगे। एक भूकंप का जो है ना, ये सब जो बड़े बड़े लीडर के जो बेटे बेटियां होती हैं, इनके पल्ले तो कुछ पड़ता नहीं है। ये भूकंप हर चीज में लाते हैं। एक राहुल गांधी भी कह रहा था कुछ साल पहले कि पार्लियामेंट में मैं 5 मिनट बोलूंगा तो देश में भूकंप आ जाएगा। कोई भूकंप नहीं आने वाला 15 दिन। ना आप कहीं जाएंगे, ना हम कहीं जाएंगे। न दिल्ली में कोई भूकंप आ रहा है, न महाराष्ट्र के अंदर कोई भूकंप आ रहा है। जी बिल्कुल, सुप्रिया सुले के इन दावों ने महाराष्ट्र में फिर एक बार सियासी हलचल बढ़ा दी है। आगे बात करते हैं एलजी के जाल में फंसे केजरीवाल की। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने केजरीवाल सरकार को बिजली सब्सिडी की ऑडिट पर बड़ा झटका दिया है। एलजी ने साल 2016 से 2022 तक दिल्ली सरकार को दी जा रही फ्री बिजली सब्सिडी को लेकर बिजली कंपनियों का कैग ऑडिट कराने के निर्देश दिए, जिससे फिर एक बार दिल्ली की सियासत गर्मा गई है। क्योंकि एलजी के इस फैसले पर आप सरकार में मंत्री आतिशी ने एलजी पर झूठा श्रेय लेने का आरोप लगाया है और दावा किया है कि दिल्ली सरकार की ओर से पहले ही ऑडिट के आदेश जारी कर दिए गए हैं। डॉक्टर साहब, दिल्ली सरकार और एलजी के बीच का फिर एक नया विवाद खड़ा होता नजर आ रहा है। भाई, 2016 से 2022 तक का ऑडिट हुआ है क्या? ये बिजली कंपनियों को तुम सब्सिडी दे रहे हो, उसका कोई ऑडिट हुआ है अब तक, हाँ या ना? ये केजरीवाल, ही इज अ पैथोलॉजिकल लायर, और वैसे ही अपनी जमात इसने खड़ी कर ली है। सीधा सा सवाल है, ऑडिट हुआ है, हाँ या ना? और नहीं हुआ है तो ये कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री क्या कर रहा है? अब पहली चीज ये। दूसरी चीज, आतिशी मार्लेना आकर के कह रही है कि हमने आदेश दे दिए हैं। भाई, आदेश किसके लिए दिए हो? सीएजी इंपैनल्ड प्राइवेट ऑडिटर्स को, मतलब जिसको तुम पे करोगे वही तुम्हारा ऑडिट करेगा, तो तुम्हारी गड़बड़ियों को कैसे पकड़ेगा वो? सरकार का कामकाज हो रहा है ना, सीएजी के द्वारा इसकी ऑडिटिंग होनी चाहिए। नंबर 3, छोटी मोटी रकम नहीं है।
13,500 करोड़ रुपए तुमने सब्सिडी के नाम पे बिजली कंपनियों को दिया है। कहा तो जब ये राजनीति में आया था तो कहता था कि बिजली का मीटर तेज भागता है, ये बिजली कंपनी वाले बदमाश है, ये घोटाला करते हैं, हम बिजली का मीटर बदलेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। क्या कर रहा है अभी? बिजली कंपनियों को इसने बदला नहीं, बिजली कंपनियों के ऊपर कोई एक्शन लिया नहीं। क्या बिजली की दर घटाई? नहीं। क्या किया इसने? इसने पब्लिक को कहा कि तुम्हारा फ्री है। तो फ्री ये किस तरीके से है कि फ्री तुमसे हम बिल नहीं लेंगे, लेकिन सरकार पूरा का पूरा पैसा बिजली कंपनियों को देगी। तो बिजली कंपनी जो इधर उधर से कलेक्ट करके इतना परेशान हो रहा होगा, उसका मोटा मोटा पैसा जो है वो आ जा रहा है। अब यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब एलजी साहब कह रहे हैं कि ऑडिट इसलिए जरूरी है कि तुम जो एक मुश्त बिजली कंपनियों को सब्सिडी के नाम पे तुम पैसे देते हो, उसमें कुछ वापस भी तुम लेते हो, इसी की जांच होनी है। इसलिए फिर से केजरीवाल बिलबिला रहा है। जी बिल्कुल, बिजली सब्सिडी पर डिस्कॉम के ऑडिट से आप सरकार को फिर से अपने काले कारनामे सामने आने का डर सताने लगा है। अगली खबर में बात करेंगे राहुल गांधी की बढ़ती मुसीबतों की। इंडियन यूथ कांग्रेस प्रमुख श्रीनिवास बीवी पर असम इकाई की प्रमुख अंकिता दत्ता ने लिंग भेद और मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। इस दौरान अंकिता ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत पार्टी महासचिव प्रियंका वाड्रा को भी कार्रवाई नहीं करने के नाम पर घेरा। वहीं इस मामले में श्रीनिवास ने अपने खिलाफ असंसदीय और अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल करने को लेकर दत्ता को आपराधिक मानहानि का नोटिस भेजा है। डॉक्टर साहब, क्या है ये पूरा मामला? मामला बहुत ही सिंपल है। एक असम की यूथ लीडर है कांग्रेस पार्टी की, वो कह रही है कि ये जो कांग्रेस में जो राहुल गांधी के नज़दीक जो कुछ लोग हैं, ये श्रीनिवास के बारे में बताया जा रहा है, बड़ा पावरफुल है, राहुल गांधी का बड़ा चहेता है और सोशल मीडिया में गाली गलौज के ब्रिगेड का यही इंचार्ज है। मतलब ट्विटर पे बहुत बहादुरी दिखाता है। और मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं इस व्यक्ति के बारे में कि जब ईडी ने बुलाया था राहुल गांधी को तो हर जगह पकड़ धकड़ हो रही थी। तो इसकी कार को जब रोका गया, सिर्फ एक पुलिस वाला था डंडा लेकर के कि उधर क्यों जा रहे हो ये पूछने के लिए। एक पुलिस वाले ने सिर्फ इसकी गाड़ी को रोका और ये कारों की भांति पीछे का दरवाजा खोल करके जो भागा, ऐसा लगा कि कोई पॉकेट मार है, कोई चोर है जो पुलिस को देख करके भाग रहा है। तो ऐसे ऐसे नेताओं को साथ में रखते राहुल गांधी जी। इनके ऊपर आरोप ये है कि ये जो महिला अंकिता, उन्होंने जो आरोप लगाया है, जो कांग्रेस पार्टी की लीडर है, कि ये मुझसे पूछता है क्या पी के आती हो, वोडका पीती हो, और कई तरीके से वो इनको हरास करता है। अब मसला ये कोर्ट में चले गए, वो वुमेन कमीशन का भी मसला आएगा, वो भी कोर्ट में जाएंगी। अब ये मसला उसमें उठता रहेगा। लेकिन एक बात जो सीरियस है कि अगर अंकिता ने प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी को ये कंप्लेन दिया, लिखित में दिया कि उनके साथ पार्टी के अंदर इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो इनका दायित्व था कि कम से कम इसको इन्वेस्टिगेट कराएं। नहीं इन्वेस्टिगेट करा सकते तो प्रियंका वाड्रा या राहुल गांधी को दोनों को बुला करके सामने में बिठा करके पूछताछ करनी चाहिए थी कि क्या मसला है, नहीं मसला है, और मसला सीरियस होता तो उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था। कुछ नहीं हुआ, कोई सुनने वाला ही नहीं, सिर्फ नारा देने वाले, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। तो कांग्रेस में तो इसका इज्जत नहीं है। लेकिन इस लड़की ने ये ठान लिया है कि वो लड़ेगी भी और जीतेगी भी और न्याय लेकर के रहेगी। जी बिल्कुल, कांग्रेस में नेताओं की अनदेखी को लेकर एक और मामला सामने आने से राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती नजर आने लगी है।
आज की आखिरी खबर में बात करेंगे भारत की बढ़ती आबादी पर। भारत ने आबादी के मामले में चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक भारत अब दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। भारत की आबादी 142.86 करोड़ पहुंच गई है, जबकि चीन की जनसंख्या 142.57 करोड़ है। भारत की आबादी अब चीन से करीब 29 लाख ज्यादा हो गई है। ये पहली बार है कि भारत की जनसंख्या 1950 के बाद से चीन से आगे निकल गई है। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र ने पिछले साल ये अनुमान लगाया था कि अगले साल तक भारत सबसे ज्यादा आबादी के मामले में चीन को पीछे छोड़ देगा। डॉक्टर साहब, भारत अब आबादी के मामले में चीन से भी आगे आ गया है। बताइए, मुबारकबाद दिया जाए या सर पीटा जाए दीवार के ऊपर? और ये सेकुलर, सोशलिस्ट, प्रोग्रेसिव कहने वाले तमाम ये जो धूर्त किस्म के नेता हैं, इनको क्या चौराहे पे पकड़ के पूछा जाए, भाई क्यों नहीं जनसंख्या को रोकने के लिए कानून लगाते हो? क्या कर लोगे? इंफ्रास्ट्रक्चर बना लोगे, स्कूल बना लोगे, कॉलेज बना लोगे, हॉस्पिटल बना लोगे और 10 साल में फिर से वो डबल हो जाएगी जनसंख्या। तो जिंदगी भर यही करना है इस देश को क्या? जिंदगी भर इसी में लगा जाए? और कोई भला मानुष ये कहता है कि हम दो हमारे दो की पॉलिसी अपनाई जाए, तो ये दाढ़ी टोपी वाले सामने आ जाएंगे, कहेंगे कि भाई ये हमारे धर्म के ऊपर खतरा है। और वैसे वैसे पागल किस्म के नेता, अनपढ़ गंवार किस्म के लोग वो सामने आ जाएंगे, बोलेंगे नहीं नहीं, ये तो चॉइस है। और केजरीवाल जैसे लोग कभी नहीं बोलेंगे इस मुद्दे पे। ये ज्यादा चतुर चालाक किस्म के लोग इसके ऊपर इस डिबेट में आएंगे ही नहीं। और उस तरह के कटमुल्लों को मीडिया के सामने लाया जाएगा जो कहेंगे भाई बच्चे तो भगवान की देन है, अल्लाह की देन है, क्या करें। तो ये जो जनसंख्या विस्फोट है, इसको अगर आप नहीं रोकेंगे तो आप ये विकास विकास करते रह जाएंगे, शिक्षा शिक्षा, दवाई दवाई करते रह जाएंगे। अभी तो देश के ऊपर वाले का कुछ आशीर्वाद था कि ऐसी सरकार और ऐसा प्रधानमंत्री था। अगली बार अगर कोरोना हुआ और कोई मनमोहन सिंह जैसा या पुराने जिस तरह से लोग वो देश को चला रहे होते, जहां भ्रष्टाचार, जहां सब कुछ रास्ते में ही चट कर दिया जाता था कि केंद्र से पैसा जब भेजा जाता था 1 रुपया और 85 पैसा गायब हो जाता था, सिर्फ 15 पैसा पहुंच पाता था जमीन पे, तो जनसंख्या अपने आप कम हो गया होता आधा। बच के निकले हैं। ये जो रिपोर्ट है हर हिंदुस्तानी के लिए ये एक शर्म की बात है। और देश चलाने वाले पॉलिटिकल पार्टीज के लिए तो ये, उनके बारे में क्या कहा जाए, शब्द नहीं मिलते हैं कि ऐसा घृणित वातावरण इन लोगों ने पैदा कर दिया है। जी बिल्कुल, संयुक्त राष्ट्र ने पिछले साल अनुमान लगाया था और इस बार भारत ने आबादी के मामले में चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।